महादेव बच्चों, काफ़ी अंतराल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। चलो अब फ़िलहाल मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो देखो, आज का मैं टॉपिक ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, जिसको कहीं-कहीं बाय मिस्टेक लाइन ऑफ फ़ोर्स भी कहा जाता है। बाय मिस्टेक है भी, नहीं भी है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन की। ये क्या है? बेसिकली क्या था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कांसेप्ट है, ये फ़ैराडे का दिया हुआ है, माइकल फ़ैराडे का। और ये कांसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरेटिव स्टडी के लिए एडॉप्ट किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से डिस्टेंस के साथ-साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ-साथ कैसे वैरी करेगी, इसका एक कंपैरेटिव कैलकुलेशन कैलकुलेशन मत कहो, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस कांसेप्ट को लिया गया। लेकिन इसकी जैसे डेफ़िनिशन दी गई और उसके बाद डेफ़िनिशन के बेस पर जितने भी ढंग के तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, कुल मिलाकर कहीं-कहीं फिज़िक्स में इस टर्म को लेकर काफ़ी छीछा-लेदर हुई। इन दोनों को हमें जानना है। तो हमें 2 बातें जाननी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या? और इसका इंटरप्रिटेशन कुछ बुक्स में कहीं-कहीं बहुत जेन्युइन नहीं है, तो क्यों नहीं जेन्युइन है जी, ज़रा इसकी बात करेंगे। और क्या जेन्युइन हो सकता है, इसकी बात करेंगे। तो बहरहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफ़िनिशन को लेकर कोई यूनानिमस व्यू नहीं है। लोगों ने अलग-अलग तरह से डिफ़ाइन किया है और एक ने जो कह दिया, दूसरे ने लगभग उसी को एडॉप्ट कर लिया और चीज़ें थोड़ी अजीब तरह से सही रास्ते पर न जाते हुए कुछ बेढंगे रास्तों पर चली गईं। बहरहाल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन कर रहा हूँ और इस डेफ़िनिशन से ही इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या सारी विशेषताएँ उभर कर बाहर आएँगी। तो देखो, मैंने क्या लिखा है? An electric field line is a curve containing the points such that tangent drawn at any point gives direction of net field at that point। और हमने नेट फील्ड को रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया। अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूँ तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ भी नहीं है, एक ज्योमेट्री है, एक फिगर है, एक कर्व है, जो इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि जिन पॉइंट से वो मिलकर बना है कर्व, उसका हर पॉइंट फील्ड की नॉन ज़ीरो वैल्यू को बताता है। साथ ही साथ किसी पॉइंट पर अगर फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, उस पॉइंट पर नेट फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। फिर से मैं रिपीट कर दूँ इस डेफ़िनिशन को, क्योंकि मैं इसे मिटाऊँगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि इसे राइट डाउन कर लो, जिससे कि बार-बार जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो यही चीज़ मैं रिपीट करूँगा। तो मैंने फिर से क्या कहा? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व containing the points such that tangent drawn at any point gives direction of net field at that point। मैं फिर और इसको हिंदी में एक बार रिपीट कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ भी नहीं है, एक ज्योमेट्री है, एक बनावट है, एक कर्व है, जो ऐसे पॉइंट से मिलकर बना है, जो ऐसे बिंदुओं से मिलकर बना है कि हर बिंदु फील्ड की नॉन जीरो वैल्यू को बताता है। वो वैल्यू क्या होगी नहीं पता है, लेकिन वो वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो हर पॉइंट फील्ड की नॉन जीरो वैल्यू को बताता है। इस तरीके से बताता है कि किसी पॉइंट पर अगर हमको फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और अपने आप पता चल जाएगा कि वहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब इन्हीं चीज़ों को हमें एलोबरेट करना है। तो चलो बिना कुछ लॉजिक के अगर मैं मान लेता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा। तो अगर मैं मानता हूँ, क्यों ऐसा होगा अभी मैं बाद में बात करूँगा। अगर मैं मानता हूँ कि ये ज्योमेट्री एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फिगर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल ये तय है कि इसके हर पॉइंट पर फील्ड की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। कितनी होगी वी डोंट नो, लेकिन कुछ वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं होगी। जीरो होती तो ग्राफ बनता ही नहीं, बीच में कहीं डिसकंटिन्यूअस हो जाता। इट मीन्स कि यहाँ पर फील्ड है ही नहीं, जबकि बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व है। मीन्स ऐसे तमाम बिंदुओं को मिलाने से ही बनी है कि हर पॉइंट पर
फील्ड की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। अब मान लो हमें यह जानना है, इस पॉइंट पर जानना है, मान लो पॉइंट P है, हमें जानना है कि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट हमने ऐसे खींच दिया, तो ये बताएगा कि पॉइंट P पर फील्ड की डायरेक्शन इधर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट तुम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट तो ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। ये टेंजेंट नंबर 1 है, टेंजेंट नंबर 2 है। किस टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि यहाँ पर एक एरो है। इस ग्राफ के लास्ट में एक एरो है। एरो ही इंडिकेटर है कि टेंजेंट इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। अगर एरो ऐसे होता, अगर एरो ऐसे होता तो हम इस टेंजेंट को लेते 2 वाले को। एरो इधर है तो हम इस टेंजेंट को लेंगे, 1 वाले को, 2 को नहीं लेंगे। तो कन्वेंशनली टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो बात पता चल गई। तो 2 बातें पता चल गई कि अगर इस लाइन को, इस ज्योमेट्री को, इस फिगर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहा हूँ, तो नेचुरली ये ऐसे पॉइंट से मिलकर बना है कि हर पॉइंट फील्ड की कुछ न कुछ वैल्यू को बताएगा। वैल्यू क्या होगी नहीं पता है, लेकिन वैल्यू 0 नहीं होगी। और किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब क्या है कि इसको पर्टिकुलरली चार्जेज के केस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इस ग्राफ को हमने एक नया नाम दे दिया, लाइन ऑफ फोर्स आल्सो। तो इस बेस पर दे दिया कि हम जानते हैं कि अगर कोई फील्ड गिवन है, कोई फील्ड गिवन है, कोई फील्ड दी गई है और वहाँ पर कोई चार्ज रख दें, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पर, वो फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ये माना गया कि फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज रख दें और चार्ज इनिशियली रेस्ट में है, तो चार्ज विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। मीन्स जो फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स डायरेक्शन है। यही वजह है कि इसे रफली हमने लाइन ऑफ फोर्स भी कह दिया। यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात आएगी तो वहाँ पर ये फंडा गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रुके हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता ही नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर इस विवाद में न पड़कर कि हम इसे क्यों लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं और वो कहाँ तक जेन्युइन है, या बड़ा ही कन्फाइंड वे में, बड़े ही नैरो वे में सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए ही एप्लीकेबल है, हम इसे अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है कि कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कहा गया है कि एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन है। अब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कोई भी ज्योमेट्री, कोई भी कर्व तो एक रिलेशन को बताता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसके पोजीशन टाइम रिलेशन को हम बताएं, तो जो उनके बीच का रिलेशन होता है वो कई तरीके का हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तमाम ज्योमेट्री पॉसिबल है। तो क्या इसको भी रियल हम ग्राफ कहेंगे या रियल फिगर कहेंगे? 2 बातें। पहली बात कि ये चलने का कोई ट्रैक नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है। ये तो एक रिलेशन है पोजीशन टाइम का, पोजीशन टाइम का, पोजीशन टाइम का। ऐसे तमाम पॉइंट्स मिले थे जिनको हमने जॉइन कर दिया, तो ये ज्योमेट्री बन गई, ये ज्योमेट्री बन गई, ज्योमेट्री बन गई। तो जितना ये हाइपोथेटिकल है या जितना ये रियल है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी रियल या हाइपोथेटिकल है। इसलिए जो डेफिनेशन बुक्स में दी गई हैं, जो जेन्युइन नहीं है मेरे हिसाब से, वो बार-बार कही जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ एन इमेजिनरी कर्व। अरे भाई! इसको इमेजिनरी शब्द से एट्रीब्यूट करके आप कहना क्या चाहते हो? कर्व है और ऐसा तो है नहीं कि चार्ज तुम्हारे कागज़ पे उछल रहा है, दौड़ रहा है और आपने उसको मिलाकर ये ज्योमेट्री बना दिया। तो कुल मिलाकर ये एक एक्स्ट्रा लाइन हो गई और नया कन्फ्यूज़न पैदा करती है जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व है। सारे कर्व इमेजिनरी होते हैं क्योंकि वे रिलेशन होते हैं 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में। तो ये लाइन अतिरिक्त हो गई और नया कन्फ्यूज़न पैदा करती है। अब मन में बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व है, तो शायद इसको ड्रॉ करने में किसी प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज़ ही नहीं किया गया होगा। तो अगर प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज़ नहीं किया गया, तो जो बात के रिज़ल्ट दिए गए, वो कैसे दिए गए? मीन्स कि हमने उसे एक ज्योमेट्री तो माना, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो माना, लेकिन उस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाने में कहीं न कहीं रियल लाइफ़ में चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब जाकर वो बात बनी होगी। आसान से भाषा में देखो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ की जाती है कन्वेंशनली, जो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अभी हम आगे बात करेंगे,
कुछ ऐसे ड्रॉ की जाती है, यूं यहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी, इस डायरेक्शन में यहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी, इस डायरेक्शन में यहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी, और इस डायरेक्शन में यहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी। और ये कह दिया जाता है कि अगर कोई सिंगल पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है, मीन्स इस चार्ज के सराउंडिंग में कोई और चार्ज अपना इम्पैक्ट नहीं शो कर रहा है, तो सिंगल पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट लाइन होंगी। दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज एंड दे विल टर्मिनेट टू द इन्फिनिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से पैदा होंगी और इन्फिनिटी पर खत्म हो जाएंगी। इस ग्राफ को बनाने के लिए ये लॉजिक दिया जाता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, अगर मैं एयर की बात करूं तो फार्मूला ऐसे हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और वो लॉजिक देते हैं कि जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, फील्ड घटती चली जाएगी। और इस बात को दिखाने के अच्छा उन्होंने जब इसको खींचा तो इसको इन्होंने स्टेशनरी मान लिया है, भी चार्ज रुका हुआ है, और लॉजिक ये दिया कि अगर चार्ज फिक्स है और सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और इन्फिनिटी पर ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो चलाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पैदा हो रही हैं और इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो जा रही हैं। फिर ये कहा गया कि ये शो करने के लिए अब दो बातें हैं कि क्यों हमने इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में खींचा, क्यों एक सिंगल पार्टिकल चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि वी आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम एक दिशा में चल रहे हैं, तो एक दिशा में चल रहे हैं तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गई। तो जब डायरेक्शन फिक्स हो गई तो ज्योमेट्री एक स्ट्रेट लाइन हो गई। हर यहाँ फील्ड इधर होगी, यहाँ फील्ड इधर होगी, यहाँ फील्ड इधर होगी, तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो हम इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में चले तो एक ग्राफ में मिल गई स्ट्रेट लाइन, या ज्योमेट्री मिल गई स्ट्रेट लाइन, इधर चल तो स्ट्रेट लाइन, इधर चल तो स्ट्रेट लाइन, इधर चल तो स्ट्रेट लाइन। चलो ओके, बात समझ में आ रही है। और ये कहा गया कि दो फील्ड लाइन के बीच का जो रिलेटिव स्पेस है वो फील्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है। आसान सी भाषा में, अगर दो कोई लगातार फील्ड लाइन्स ले लें, उनके बीच अगर गैप बढ़ रहा है, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप और ज़्यादा है, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ वीकर होगी, यहाँ वीकर होगी। आसान से भाषा में रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान से भाषा में, दो लगातार फील्ड लाइन को ले लिया जाए, उनके बीच का गैप अगर जितना कम होगा फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, रिलेटिव क्लोजनेस जितनी ज़्यादा होगी फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, रिलेटिव क्लोजनेस जितनी बढ़ेगी फील्ड उतनी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने में उस फार्मूला का यूज़ किया गया। तो नेचुरली इसको हाइपोथेटिकल लाइन कहना तो पहली बात तो ठीक ही नहीं है। फिर जैसा कि फैराडे का पर्पस था कि हमें फील्ड की वैल्यू नहीं जाननी है, हमें फील्ड के मैग्नीट्यूड को कंपैरेटिवली स्टडी करना है, तो ये मान लिया गया कि दो फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो, बीच प्रैक्टिकली हम जान लें कि यहाँ दूरी ज़्यादा, यहाँ दूरी और ज़्यादा, यहाँ दूरी और ज़्यादा है, तो फील्ड नेचुरली घटेगी। तो इसी को ऐसे कह देगा कि दो फील्ड लाइन ले लो और बीच के गैप के हिसाब से इस बात को कह दो कि फील्ड, दो लगातार फील्ड के बीच जितना कम गैप होगा फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर होगी, जितना ज़्यादा गैप होगा फील्ड उतनी वीकर होगी। और ये एक फंडा ले लिया गया कि अगर एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेट लाइन होंगे। अब मेरा जो डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, वो इसी बात को लेकर है कि आप ये क्यों मानते हैं कि अगर सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक स्ट्रेट लाइन ही होंगी। ये तो आपने इस हिसाब से एज्यूम किया है कि आपने डायरेक्शन को फिक्स मान लिया। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे चले, अगर कोई आदमी ऐसे चले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, डायरेक्शन इधर आ गई, यहाँ निकाला डायरेक्शन इधर आ गई, यहाँ निकाला डायरेक्शन इधर आ गई, डायरेक्शन इधर आ गई, यहाँ निकला डायरेक्शन इधर आ गई, यहाँ निकला डायरेक्शन इधर आ गई। अब ऐसे हम अगर ज्वाइन करेंगे, यहाँ निकला डायरेक्शन आ गई, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो कैसे कह पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन है।
तो जो पहला डिसएग्रीमेंट है जिससे मैं नहीं सहमत हूँ और शायद कोई भी समझदार व्यक्ति सहमत नहीं होगा कि ये मानने के अच्छे भले कारण हैं कि हम सिर्फ सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सिर्फ स्ट्रेट लाइन ना माने। सिर्फ स्ट्रेट लाइन तभी मान सकते हैं जब हम डायरेक्शन को फिक्स माने, और डायरेक्शन को फिक्स मानेंगे तो नेचुरली ये जो ज्योमेट्री है, जो लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है और बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है और फील्ड घटती चली जाएगी, क्योंकि इसको ड्रा करने के पीछे आपने लॉजिक लिया कि ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो कुल मिलाकर पहली तो असहमति यही है कि ये मानना बहुत लॉजिकल नहीं है कि एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक स्ट्रेट लाइन होंगी। ऐसा होने के लिए पहली शर्त यही है कि डायरेक्शन को हमने फिक्स मान लिया, डायरेक्शन को हमने फिक्स मान लिया और परंपरा यही चलती चली आ रही है। तो परंपरा से भी हम सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन जो अपनी असहमति थी वो भी दिखा दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अब किस बेस पर इसको काल्पनिक कह दिया जा रहा है? क्योंकि जब इसको ड्रा किया गया तो रियली कहीं न कहीं कोई चार्ज लिया गया होगा और कोई दूसरा चार्ज लेकर हमने फील्ड की डायरेक्शन देखी होगी। क्योंकि हम फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स को ही मेज़र कर पाते हैं, उसके बेस पे फील्ड को मेज़र करते हैं। तो नेचुरली ये बिल्कुल ऐसा रहा होगा कि ये कोई चार्ज है, यहाँ एक चार्ज टेस्ट चार्ज रखा गया, फील्ड इधर पाई गई, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा गया, फोर्स इधर पाया गया, फोर्स इधर पाया गया, फोर्स इधर पाया गया। ऐसे तमाम को जॉइन कर दिया गया और हमें जो ज्योमेट्री मिली हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा। तो पहला जो मेरा विरोध है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इमेजिन लाइन कहते हैं, कोई बात नहीं बनती है, कोई बेस नहीं बनता है। ये भी एक ज्योमेट्री है और ये भी 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन के ही तरीके से इस ज्योमेट्री को बनाया गया है, जैसे पोजीशन टाइम को लेकर हमने एक ग्राफ ड्रा किया था पीछे के एग्जांपल में। नंबर 1 कि अगर सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगी। लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही क्यों होंगी, ये बात समझ में नहीं आती है। वो स्ट्रेट लाइन तभी होंगी जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते चले जाएँ। बहरहाल 99.99 केसेज़ में या 100% केसेज़ में यही परिपाटी आज भी अडॉप्ट की जाती है कि इन व्हाइल ड्राइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव point charge, we move in a particular direction. In that case, we always get a straight line in the form of an electric field line. Okay. अब जाहिर सी बात है कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेज हों, एक से ज़्यादा चार्जेज हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी थ्रू आउट द स्पेस। क्यों नहीं होंगी? जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर हम ऐसे चलें, ऐसे चलने में मे भी पॉसिबल हो सकता है, अच्छा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इससे ज़्यादा है, तो ऐसा पॉसिबल, या चलो ये माइनस है, माइनस ले लिया, तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ जाने में फील्ड डायरेक्शन ए टू बी ही होगी, तो ए टू बी होगी तो ज्योमेट्रिक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अगर हम इस ऐसे चलकर यहाँ पहुँचना चाहिए, यहाँ पहुँचे, तो ऐसा पॉसिबल है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नेट फील्ड ऐसे हो जाएगी। यहाँ पहुँचेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, नेट फील्ड यूँ हो जाएगी। यहाँ पहुँचेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी यूँ होगी, नेट फील्ड यूँ हो जाएगी। यानी कि अगर स्ट्रेट वे ना चलें, ए से बी तक सीधी लाइन में ना चलें, तो बिल्कुल हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज होगी ही, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और ऐसे तमाम इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल जो ज्योमेट्री बनेगी एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी, मे बी जैसा कि बुक्स में है कुछ यूं बन जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगी। तो बात नंबर 2 कि इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग a single positive or negative point charge, in that case usually electric field lines will not be a straight line, वो कुछ ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। ये खास केस हो गया जब हम चार्ज के ही अलोंग चले। ओके, और यहाँ भी क्या है कि सारी फील्ड लाइंस
पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और ये नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही हैं। इसी को किताब की भाषा में बोल देते हैं कि ये क्लोज लूप नहीं बना रही हैं। क्लोज लूप का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचे और कोई पॉइंट ऐसे एरो बनाया गया है कि हम -Q2 से चलकर +Q1 तक पहुँचे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती हैं। तो यही वजह है कि कोई इंडिकेटर नहीं है कि हम चार्ज से चलकर फिर चार्ज तक फील्ड के लॉन्ग पहुँच जाएँ, क्योंकि फील्ड डायरेक्शन सारी यहाँ से लेकर यहाँ के बाद खत्म हो जा रही हैं। इसी को किताब की भाषा में बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। चलो आगे बढ़ने के पहले पूरी बात को मैं समराइज करूं और उसके पीछे एक लॉजिक दिया जाए, तो कुछ ऐसे लॉजिक देंगे कि इफ वी आर टेकिंग सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, अगर मान लो कि हमने इस चार्ज को एज्यूम किया, तो फार्मूले के बेस पर ही कहा कि ई की मैक्सिमम वैल्यू चार्ज की क्लोजर होगी और ई की मिनिमम वैल्यू मीन्स जीरो इन्फिनिटी पे होगी। और हमने मान लिया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने में हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। इसी को हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी स्ट्रेट लाइन एंड दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज एंड टर्मिनेट एट द इन्फिनिटी। जैसे आदमी पैदा होता है, नष्ट होता, मरता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस केस में चार्ज से ओरिजिनेट होंगे, इन्फिनिटी पर खत्म हो जाएंगे। दे विल बी स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री। क्योंकि हमने मान लिया कि हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं। ऐसे चलते तो बात थोड़ी दिक्कत हो जाती और जो कन्वेंशनली हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें बड़ी असुविधा होती। चलो बहरहाल, अगर यही चार्ज नेगेटिव होगा तो नेचुरली सारी फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज हो जाएंगे, टूवर्ड्स द चार्ज हो जाएंगी एंड दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड दे आर टर्मिनेटिंग टू द चार्ज। और डायरेक्शन को फिक्स मान लिया तो ऐसे हो गया। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस लिए गए तो एक से ज़्यादा जितने चार्जेस लिए गए हैं तो यूजुअली हमारे कोर्स में सिंपल केसेज हैं वही चलते चले आ रहे हैं। हमने 2 ही चार्जेस लिए, 3 भी ले सकते थे, 4 ले सकते थे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा टेढ़ा हो जाता। तो सिर्फ समझाने के लिए हमने कहा कि हमने 2 डिफरेंट नेचर के अपोजिट चार्जेस ले लिए। इसे पॉजिटिव माना तो सारे फील्ड लाइन्स इससे अवे होंगे, इसे नेगेटिव माना तो सारे फील्ड लाइन्स इसकी तरफ होंगे। इन दोनों इम्पैक्ट को साथ साथ रखा, तो अगर एक सिंगल फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाए तो यहाँ उसे अवे दिखाएंगे, यहाँ इसकी तरफ दिखाएंगे। इसी को हमने कहा कि वो कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे होगी और एक खास केस में वो स्ट्रेट लाइन होगी। यूजुअली हमने रिजल्ट क्या दिया कि इफ वी आर कंसिडरिंग मोर देन 1 चार्ज मीन्स 2 चार्ज, 3 चार्ज, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक पर्टिकुलर केस हो गया ये स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ तक तो बात सही है। असली दिक्कत कहीं और है। जो कुछ वीडियोज़ में एक टीचर है जो गाना गा कर वीडियो बनाता है और वो चर्चित है, नाम लेना ठीक नहीं है। उसने कई गलत बातें अपने वीडियो में कही हैं, इसलिए आगे जो बता रहा हूँ उस क्लैरिफिकेशन को आप समझिए और ध्यान से देखिए कि आपको कई सालों से कैसे वो गलत तरीके से मिसगाइड कर रहा है। बहरहाल, इस बात को समझाने के लिए मैं फिर एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, मान लो ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसी से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो गई। अब ये बार बार कहा जाता है, जो मैंने भी कहा, कि फील्ड लाइंस जितनी पास पास होंगी फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर होगी, फील्ड लाइन जितनी दूर दूर होंगी फील्ड उतनी ही वीकर होगी। तो एक क्राइटेरिया लिया गया कि हम एक स्क्वायर लेते हैं। हमने स्क्वायर लिया, उसे यहाँ क्लोजर रखा, तो यहाँ से 3 फील्ड लाइंस पास आउट हुई। इसको यहाँ रखा तो 2 ही फील्ड लाइंस पास आउट हुई। यहाँ रखेंगे तो एक ही फील्ड लाइन पास आउट होगी। तो एक क्राइटेरिया ये है कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास आउट होंगी फील्ड उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर होगी, जितनी कम फील्ड लाइंस पास आउट होंगी उतनी वीकर होगी, उतनी वीकर होगी। यानी कि गिवन एरिया से
अगर एरिया को फिक्स मान लिया, जैसे 1 मीटर स्क्वायर मान लिया गया, 1 मीटर स्क्वायर मान लिया गया, 1 मीटर स्क्वायर मान लिया गया, इस एरिया को हम एक क्राइटेरिया मानकर देख लें कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स गुजरेंगी, फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। तो नज़दीक में 3 फील्ड लाइन्स गुजर रही हैं, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गई, यहाँ 2 फील्ड गुजर रही, थोड़ी वीकर हो गई, यहाँ कुछ और वीकर हो गई। ऐसा कहने में हमने फार्मूले को इग्नोर कर दिया कि डिस्टेंस के साथ-साथ फील्ड घटेगी और एक नया ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट ले लिया कि हम एरिया से फील्ड लाइन्स को नापेंगे। ओके, तो यह फील्ड वीकर होती चली गई। अब कन्फ्यूज़न क्या है कि अगर ये क्राइटेरिया यहाँ पर है, तो अगर 2 चार्जेज़ हों, 2 चार्जेज़ हों, ये तो एक ही चार्ज है, ये चार्ज फिक्स है और हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से जैसे-जैसे दूर जाएँगे, दूरी बढ़ेगी, फील्ड घटेगी। चाहे उस हिसाब से नापो या एरिया का क फंडा ले लो कि जितने फील्ड लाइन्स गुजरेंगी, फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 2010 का क्वेश्चन है, आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है। इसमें जो बातें कही गई हैं और उसके बेस पे जो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, में बड़ा फ़र्क है। पूछा कुछ और गया है, आंसर जो एनालिसिस है कुछ और है। तो यहाँ से कुछ बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो 2010 के क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, एक फिगर बनाया गया है। फिगर ये बनाया गया है कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और यहाँ पर एक चार्ज Q2 है। कुछ फील्ड लाइन्स इनकी ड्रॉ कर दी गई हैं। ऐसे ड्रॉ की गई हैं, एक फील्ड लाइन ऐसे है, एक फील्ड लाइन ऐसे है, 2, 3, 2, 3 और यहाँ से 3 फील्ड लाइन यूं हैं, 3 ऐसे हैं, कुछ ऐसे। तो देखो, उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन। इन शब्दों को एक्सप्लेनेशन करने में समझा नहीं, कुछ फील्ड लाइन्स खींची गई हैं। ये 2 चार्जेज हैं, Q1 है, ये Q2 है और इस सिस्टम के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ की गई हैं। अब हमें बताना था कि इनमें से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और ये बताना था कि किस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो सकती है। तो उसके कुल मिलाकर एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए गए थे। चलो हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा चार्ज बड़ा होगा, कौन सा चार्ज छोटा होगा। जो 99% सॉल्यूशन है कुछ बुक्स में, नॉट एसी वर्मा, वो बहुत अच्छी किताब है, या जो लोकल गाइडें हैं या जो टीचर यूट्यूब में पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं कि सीधे फील्ड लाइन्स के नंबर को 4 से कोरिलेट कर देते हैं। यहाँ से 9 फील्ड लाइन्स निकले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 फील्ड लाइन्स निकले। एक उन्होंने और भी ड्रॉ कर दिया, 13 फील्ड लाइन्स निकली, 3, 3, 6, 7, 3, 10, 3, 13। तो इस चार्ज को बोल दिया 13E। यहाँ पर फील्ड लाइन्स दी गई हैं 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, तो बोल दिया 9E और कह दिया कि यहाँ फील्ड लाइन्स ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा है, फील्ड लाइन्स कम है तो चार्ज कम है। और इस हिसाब से उन्होंने जवाब दे दिया कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा होगी। आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही उनके हिसाब से कि ये Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा होगी। लेकिन इसलिए ज़्यादा होगी कि यहाँ फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं, यहाँ फील्ड लाइन्स कम हैं। ये अप्रोच ही एब्सर्ड है, ये अप्रोच ही गलत है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये नहीं दिया गया था कि सारी फील्ड लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, कुछ फील्ड लाइन्स ड्रॉ की गई हैं। मीन्स कुछ फील्ड लाइन्स डेलिबरेटली नहीं शो की गई हैं। इसके मायने क्या हुए? अब ज़रा देखो कि अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो क्या यहीं तक रहेगी? ये चार्ज पॉजिटिव तो इससे अवे होगी, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाएँ तो ये चार्ज नेगेटिव है,
फील्ड लाइन एक कंटीन्यूअस कर्व होती है, तो अगर फील्ड लाइन एक कंटीन्यूअस कर्व होती है, तो क्या फील्ड लाइन को आप यहीं तक बनाकर छोड़ देंगे? क्या यहाँ आकर यहाँ टर्मिनेट नहीं होगी? मीन्स होगी। यानी कि अगर यहाँ 13 फील्ड लाइन्स हैं, तो यहाँ भी 13 फील्ड लाइन्स होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो पहली बात तो गलत ये हो जाएगी कि ये कहना कि फील्ड लाइन एक कंटीन्यूअस कर्व है, जो हर पॉइंट पे फील्ड के नॉन ज़ीरो वैल्यू को बताता है, तो कोई बताओ कि क्या यहाँ फील्डिंग होगी? अगर इसको हम आगे बढ़ाएँ, ऐसे आगे बढ़ाएँ, तो क्या यहाँ फील्डिंग होगी? या फील्ड की कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जहाँ फील्ड होगी, तो यहाँ हमने कहाँ ड्रा किया है? मीन्स कि जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ हैं, उतनी ही फील्ड लाइन्स यहाँ भी होंगी। अगर यहाँ 13 फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हो रही हैं, तो यहाँ 13 फील्ड लाइन्स को टर्मिनेट होना चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को देखकर चार्ज को उसके प्रोपोर्शन में एज्यूम करना ये एब्सर्ड है। तो प्रश्न ये है कि तब कैसे कहा गया कि यहाँ चार्ज, ये चार्ज बड़ा है, इस चार्ज की वैल्यू बड़ी है, इस चार्ज की वैल्यू छोटी है? इसके पीछे वही लॉजिक है जो एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए लिया गया था। क्या लिया गया था? कि ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, एक सर्टेन एरिया ले लिया गया, एरिया को यहाँ क्लोजर रखा गया, तो 3 फील्ड लाइन्स गुजरी, यहाँ रखा एक तो 2 फील्ड लाइन्स गुजरी, यहाँ रखा तो 1 फील्ड लाइन्स गुजरी। यही फंडा यहाँ भी होना चाहिए। हमें पता है कि इस चार्ज की वैल्यू कम है, इस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, तो जितनी फील्ड लाइन्स तो यहाँ, उतनी फील्ड लाइन्स यहाँ भी होंगी। लेकिन जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है, जो क्लोजनेस है, यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। यहाँ पर फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास-पास होंगी, जैसे दिखाया भी गया है। यहाँ फील्ड लाइन्स हैं तो संख्या में उतनी ही, लेकिन उनके बीच का गैप क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जिससे कि कह सकेंगे कि यहाँ फील्ड वीकर है और यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है। चूँकि डिस्टेंस का फंडा नहीं लिया, चार्ज के मैग्नीट्यूड का फंडा लिया, तो नेचुरली अगर हम सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड की बात करें, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो फील्ड सिर्फ आर पर डिपेंड नहीं करती, क्यू पर भी डिपेंड करती है। तो क्यू कम होगा तो फील्ड भी कम होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ जो रिलेटिव गैप है, वो बड़ा रख दें। तो जब बड़ा रखेंगे तो फील्ड वीकर होगी, जब छोटा रखेंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन फील्ड के लिए केवल दूरी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ज के रिलेशन की बात की जा रही है। तो नेचुरली ये चार्ज छोटा होगा, ये चार्ज बड़ा होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो आंसर ये होना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है कि Q1 का जो मॉड होगा इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन इसकी वैल्यू इसलिए नहीं ज़्यादा होगी कि ज़्यादा फील्ड लाइन्स हैं, या इसकी वैल्यू इसलिए नहीं कम होगी कि यहाँ कम फील्ड लाइन्स हैं। ये एब्सर्ड चीज़ है, गलत चीज़ है, और यही बताया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा मानोगे, अगर हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ फील्ड लाइन्स कम होंगी, यहाँ ज़्यादा होंगी, तो इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग अदर फील्ड कहाँ चली गई? इसके करस्पॉन्डिंग अदर फील्ड कहाँ चली गई? यानी कि हर फील्ड लाइन अगर एक नॉन जीरो ज्योमेट्री को बता रही है, हर पॉइंट पर फील्ड की नॉन जीरो वैल्यू को बता रही है, तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ नहीं करते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो मानेंगे कि फील्ड लाइन यहीं टर्मिनेट होकर रह गई। तो अगर यहीं टर्मिनेट होकर रह गई तो कहाँ इन्फिनिटी तक गई? तो कुल मिलाकर मैं फिर से बात को रिपीट कर दूं कि ये दिमाग से आप निकाल दो बेटा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ ज़्यादा हैं इसलिए चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कम है यहाँ इसलिए चार्ज कम होगा। जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ हैं उतनी फील्ड लाइन्स यहाँ भी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन, सॉरी आईटी में जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसने कहा था कि फ्यू फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन, कुछ ही फील्ड लाइन्स ड्रॉ की गई है, मीन्स कुछ नहीं ड्रॉ की गई है। तो नहीं ड्रॉ की गई है से ये कंक्लूजन गलत होगा कि यहाँ फील्ड लाइन्स कम है, यहाँ फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं। जितनी यहाँ है उतनी यहाँ भी है। इनके बीच का रिलेटिव गैप कम है इसलिए फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ रिलेटिव गैप ज़्यादा है इसलिए फील्ड वीकर है। और फील्ड का रिलेशन दूरी के अलावा चार्ज से भी होता है, तो वो चार्ज से कोरिलेट करें तो यहाँ चार्ज बड़ा होगा, यहाँ चार्ज छोटा होगा। ओके, और फील्ड लाइन से स्ट्रेट लाइन हुई ही नहीं। तो आज की वीडियो को अगर मैं समराइज करूँ और कुछ बातों को मैं क्लैरिफाई करूँ, तो इतनी बातें मैंने बताई। नंबर 1, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व है जो ऐसे नॉन जीरो पॉइंट से मिलकर बनी है कि उसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर नेट फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। फिर हमने कहा कि एक नैरो वे में, एक पर्टिकुलर वे में अगर डायरेक्शन को फिक्स माना जाए तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन्स स्ट्रेट लाइन होंगी। दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज एंड दे विल टर्मिनेट एट द इन्फिनिटी। इसके पीछे भी फंडा भी रखा गया कि दूरी बढ़ेगी फील्ड घटेगी।
अगर नेगेटिव चार्ज लिया गया सिंगल आइसोलेटेड, तो फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट टू द चार्ज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, और वो भी स्ट्रेट लाइन होंगी। फिर लिया गया कि अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो यूजुअली फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, क्योंकि डायरेक्शन लगातार वेरी करेगी। यूजुअली एक केस में स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है। और अगर सेम नेचर के चार्ज ले जाएं, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, तो बिल्कुल बीच में नेट फील्ड कहीं ना कहीं जीरो होगी। तो नेट फील्ड कहीं ना कहीं जीरो होगी, और एक से ज़्यादा चार्जेज हैं, तो इन बातों को दिमाग में रखकर हम बताना पड़ेगा कि सारे फील्ड लाइंस, कोई भी फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, और सारी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, कुछ यूं होंगी, कुछ यूं होंगी, कुछ यूं होंगी, कुछ यूं होंगी, और बीच में हमको दिखाना पड़ेगा कि फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ फील्ड लाइंस नहीं है। और ये सारी फील्ड लाइंस चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, इन्फिनिटी खत्म हो रही हैं, चार से ओरिजिनेट हो रही है, इन्फिनिटी खत्म हो रही है, और स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी कि सिंगल पॉइंट चार्ज के असेंबली में अगर दूसरा भी चार्ज है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन हम लेते हैं, नेट फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, और नेट फील्ड डायरेक्शन यहाँ 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 सिर्फ इससे डिटरमाइन नहीं होगा, इससे गौर नहीं होगा, इसके भी प्रेजेंस से गौर नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी। और बीच में चूंकि फील्ड जीरो होती है, इसी बीच फील्ड लाइन्स नहीं पाई जाएंगी। तो ये हो गया फंडा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। एक दो बातें और जो डेफिनेशन से ही उभर के सामने आती हैं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसके पीछे लॉजिक वही है कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे E1 है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे E2 है, और सपोज करो कि मान लो, डेलिबरेटली मान लो कि पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट P को अगर E1 पर माना जाए, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। इस पॉइंट, ये टेंजेंट ऐसे कहलाएगा। इस पॉइंट P को अगर E2 पर माना जाए, तो यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसे हो जाएगा, इनकी नेट फील्ड डायरेक्शन 2 की तरफ हो जाएगी। मीन्स हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो का संभव है। नेट जब भी होगा एक ही होगा, रिजल्ट सिर्फ सिंगल आएगा। ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमने मान लिया है कि दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से लॉजिक आया कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इट इज नॉट पॉसिबल, एज इन दैट केस वी आर गेटिंग टू डायरेक्शंस ऑफ नेट फील्ड एट ए सिंगल पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये तीसरी बात हो गई। आखिरी बात जिसके बाद मैं वीडियो रुकूंगा, कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर चार्ज्ड है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उस कंडक्टर के सरफेस नॉर्मल होती हैं। और इसी से बात पता चली कि कंडक्टर के इंटीरियर में कोई फील्ड लाइंस नहीं पाई जाती हैं। तो देखो होता क्या है कि अगर कोई कंडक्टर चार्ज है, तो ये प्रैक्टिकल दिखाता है कि जो हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, विद इन नो टाइम सारा चार्ज आउटर सरफेस पर आता है और आकर रुक जाता है। ये नेगेटिव हो सकता था। तो ये कोई कंडक्टर है, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, इसे मतलब नहीं है। अगर हमने इसे चार्ज दिया है, इफ वी हैव गिवन चार्ज टू द कंडक्टर, इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक होगा वो भी कोई लॉजिक है नहीं, बाद में बताऊंगा। तो अगर कोई कंडक्टर चार्ज है, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, तो ये देखा जाता है कि विद नो टाइम सारा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस चलाता है और आकर स्टैटिक हो जाता, रुक जाता है। देखा जाता है कि इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भीतर नेट फील्ड जीरो होती है। तो भीतर नेट फील्ड जीरो होती है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पाई नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन जीरो वैल्यू को बताती हैं, नेट नॉन जीरो वैल्यू को बताती हैं। तो यही वजह है कि कंडक्टर के भीतर फील्ड लाइंस नहीं पाई जाती हैं अगर वो चार्ज है। बाय द वे, अगर चार्ज दे दिया गया, तो ये देखा जाता है कि सारा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस चलाता है और आकर रुक जाता है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मल होती हैं। ये एंगल 90 का बनाती हैं। आगे जाकर चाहे जैसे भी हो जाए, आगे जाकर कैसे भी हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक को देने के कई आर्गूमेंट हैं। पोटेंशियल के टर्म में भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अभी हम तरफ फोर्स के हिसाब से सारी बात सोच रहे हैं। तो जरा देखो बेटा,
मान लो कि ये कोई कंडक्टर है और ये चार्ज्ड है। जैसा हमने कहा कि ये व्यावहारिक रूप से देखा जाता है कि विद नो टाइम सारा चार्ज आउटरमोस्ट सरफेस चलाया और आकर रुक गया। अब जरा इस चार्ज को देखो, इस चार्ज को देखो। इस चार्ज पर जो रिमेनिंग चार्जेज हैं फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, ये सारे मिलकर इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। तो मान लो ये फोर्स कुछ ऐसे लगा, ये फोर्स कुछ ऐसे लगा। तो अगर फोर्स ऐसे लगेगा तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। अगर इसमें थीटा मान लो तो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये चार्ज जो स्टैटिक है ऊपर नीचे नहीं जाता है, लेकिन ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक है कि इस पर जो और अनस्पेसिफाइड फोर्सेज हैं, जैसे इसका वेट हो गया और भी फोर्सेज हैं, ऐसा पॉसिबल है कि उनकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए, एफ साइन थीटा के बराबर हो जाए। उन तमाम फोर्सेज के वैल्यू जो इस चार्ज पर इन रेस्ट ऑफ चार्ज की के अलावा भी लग रहे हैं, जैसे इस चार्ज का वेट हो गया या और भी जो लैटिस के फोर्सेज हो गए। तो ये मानने का लॉजिक है कि एफ साइन थीटा को ये फोर्स बैलेंस करेगा और चार्ज ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा एफ कॉस थीटा सरफेस के लॉन्ग। तो अगर चार्ज रुका है और एक फोर्स इधर लग रहा है सरफेस के लॉन्ग, मास से डिवाइड करेंगे, चार्ज के मास से डिवाइड करेंगे तो इधर एक एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन मिलेगा तो चार्ज को इधर चलना चाहिए। बट इन स्पाइट ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए नेट नॉन जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज डज नॉट एक्सलरेट अलोंग द सरफेस। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता भी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और चार्ज इधर एक्सलेट नहीं करता है। इट मीन्स कि इस नेट नॉन जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कोई वैल्यू इधर नहीं होनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब एंगल 90 डिग्री हो जाए। मीन्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ही होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का ये एंगल बनना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि F बराबर होता है QE, यानी कि जो फोर्स डायरेक्शन होती है वो फील्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के केस में, या नेगेटिव केस में अपोजिट होगी। तो चूंकि फोर्स सरफेस से नॉर्मल है तो फील्ड लाइन्स भी सरफेस के नॉर्मल होंगे। यही वजह है कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चार्ज कंडक्टर के केस में सरफेस की तरफ नॉर्मली आती हैं, सरफेस से नॉर्मली जाती हैं। उसके पीछे लॉजिक यही है जो हमने भी आपको दिया। तो इन शॉर्ट बेटा, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेकर जो कन्फ्यूजन थे या जो फंडा था उसको हमने क्लियर किया। अगले वीडियो में फिर हम कुछ इन पर न्यूमेरिकल्स लेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वही सच छूट रहा है फील्ड से रिलेटेड। फिर हम अगली बात करेंगे। तब तक के लिए महादेव।